गुड मॉर्निंग। हमारा आज का टॉपिक है निबंध लेखन। इसे इंग्लिश में ऐसे राइटिंग कहते हैं। ये देखिए टॉपिक आपके सामने आ चुका है। आइए देखते हैं निबंध किसे कहते हैं और इसे कैसे लिखा जाता है। ये देखिए निबंध की परिभाषा आपके सामने आ चुकी है। अपनी देखी, सुनी और अनुभव की हुई बातों को जब व्यवस्थित ढंग से क्रमबद्ध लिखा जाता है तो उसे निबंध कहते हैं। अर्थात अपनी देखी, जो चीजें हमने देखी है, सुनी है, अनुभव मतलब फीलिंग, जो हमने फील की है, तो हमारी देखी, सुनी और फील की हुई बातों को जब हम व्यवस्थित ढंग से यानी कि प्रॉपर लाइन वाइज हम लिखते हैं, उसी को निबंध कहा जाता है। क्रमबद्ध का मतलब होता है लाइन वाइज। तो निबंध का मतलब हुआ कि जो चीजें हमने सुनी है, देखी है और फील की है, जब उन्हें हम लाइन वाइज लिखते हैं, उसी को हम निबंध कहते हैं। कहते हैं निबंध में कई विषय आते हैं, यानी कई टॉपिक का समावेश होता है। एज पर महाराष्ट्र बोर्ड के हिसाब से स्टैंडर्ड 9th और 10th के लिए निबंध 7 अंकों के लिए पूछा जाता है। तो हमें कम से कम एक से ज्यादा, यानी कि कम से कम अगर आप 1.5 पन्ने लिखते हो, यानी कि 1.5 पेज निबंध लिखते हो, तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। आइए देखते हैं कि निबंध लिखते समय किन किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। ये देखिए, ये टॉपिक लिख लीजिए आप लोग कि निबंध लिखते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं? तो पहली, ऐसे विषय का चुनाव करें जिस पर आप अच्छी तरह लिख सकते हैं। ये सब आपको लिखना है। दूसरा, निबंध को 3 भागों में बांट लेना चाहिए। देखिए पहला हमारा क्या कहता है कि ऐसे विषय का चुनाव करें जिस पर आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो कहने का अर्थ है आपको ऑप्शन में 2 और टॉपिक्स आते हैं, उनमें से आपको चुनाव करना रहता है। जो भी विषय पर आपको लगता है कि आप एक से ज्यादा पेज लिख सकते हैं, आप उसी विषय का चुनाव कीजिए, यानी कि उसे सेलेक्ट कीजिए और उसे अच्छी तरह से लिखिए। दूसरा कहा गया है कि निबंध को 3 भागों में बांट लेना चाहिए, यानी पहला आपका रहेगा शुरुआत, फिर मध्य भाग और लास्ट में अंत, यानी कि स्टार्टिंग, मिडल पार्ट और एंड। आइए तीसरा देखते हैं। निबंध का आरंभ सुवचन, कहावत या काव्य की पंक्ति से करना चाहिए। तो कहा जाता है कि जब भी आप निबंध स्टार्ट कीजिए, इंट्रोडक्शन लिखने से पहले, यानी कि प्रस्तावना लिखने से पहले आप कोई सुवचन लिख दीजिए। सुवचन का मतलब होता है अच्छे विचार, जिसे आप कोट्स कहते हैं या थॉट्स कहते हैं। जैसे कि हम किसी को गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजते हैं तो हम कितने अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजते हैं, तो उसी तरह निबंध से आपके जो टॉपिक है उससे मिलता जुलता अगर आप कोई सुवचन सबसे पहले 2 लाइन का, 1 लाइन का या 3 पंक्ति का या 4 पंक्ति का लिख देते हो, तो बहुत खूबसूरत हो जाता है आपका निबंध। या फिर आपको सुवचन के अलावा आप चाहो तो कोई कहावत लिख सकते हैं या काव्य की पंक्ति। काव्य की पंक्ति का मतलब होता है आप किसी कविता की पंक्तियां भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो शुरुआत में भी लिख दीजिए, चाहे तो 1-2 पंक्तियां आप बीच में भी लिख सकते हैं और 1-2 लाइन की पंक्तियां आप अंत में भी लिख सकते हैं। तो 3 बार भी लिख सकते हैं, 1 बार लिखिए, 2 बार लिखिए, ये आपके ऊपर रहता है। अगला देखिए, निबंध की प्रस्तावना आकर्षक और विषय से संबंधित होनी चाहिए। यानी जब भी हम उसकी प्रस्तावना यानी कि इंट्रोडक्शन लिखते हैं, तो इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए आपका? इंट्रोडक्शन आपका आकर्षक होना चाहिए। आकर्षक का मतलब होता है कि जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखो तो लगना चाहिए कि आपने सच में जो प्रस्तावना लिखी है वो आपके विषय से मिलता जुलता ही है। अगला, ये देखिए आपके सामने आ चुका है। निबंध के मध्य भाग में उसके विषय के अनुसार मुद्दों को सही से रचते रहना चाहिए। यानी जब भी आप निबंध का स्टार्टिंग और एंड छोड़ के जब मिडल वाला पार्ट लिखते हैं, तो पूरी तरह से ध्यान दीजिए कि मिडल का पार्ट यानी कि मध्य भाग जिस मुद्दे को लेकर या विषय को लेकर आप लिख रहे हो, वो प्रॉपर 1 by 1 उसका मुद्दा चलना चाहिए। ऐसे ना हो कि आपने शुरुआत बराबर की हो और बीच में आते आते आप अपने मुद्दे से भटक जाओ। तो आपको अपने मुद्दे से भटकना नहीं है। देखिए अगला नियम है छठा,
निबंध का अंत संक्षिप्त और प्रभावशाली होना चाहिए। अंत का मतलब होता है जो लास्ट पैराग्राफ हम लिखेंगे वो वाला पैराग्राफ, वो कैसा होना चाहिए? संक्षिप्त। संक्षिप्त का अर्थ होता है कि छोटा आपको लिखना है, लेकिन कैसा लिखना है? प्रभावशाली, यानी अट्रैक्टिव लिखना है, छोटा लिखना है और लास्ट का पैराग्राफ बढ़िया होना चाहिए। अगला देखिए, निबंध की भाषा व्याकरण के अनुसार शुद्ध और सरल होनी चाहिए। यानी जो भी आप हिंदी के इस निबंध में लिखेंगे वाक्य या शब्द, वो शब्द शुद्ध होने चाहिए व्याकरण के अनुसार और सरल होने चाहिए। ठीक है। अगला, सभी वाक्य सरल और स्पष्ट होने चाहिए। यानी आपको जो भी वाक्य लिखना है या जो भी वहां पे आप मुद्दे लिखेंगे वो एकदम सिंपल होने चाहिए और अच्छी तरह से समझाए हुए होने चाहिए। अगला, 9वां, निबंध में विराम चिन्हों का उचित उपयोग होना चाहिए। कहते हैं जब भी हम निबंध लिखते हैं तो हमें विराम चिन्हों का उपयोग करना चाहिए। अब आप पूछेंगे विराम चिन्ह क्या होते हैं? तो विराम चिन्ह का अर्थ होता है कि जब वाक्य खत्म हो जाए तो आप इंग्लिश में इसे फुल स्टॉप बोलते हैं, तो हम पूर्ण विराम बोलते हैं, यानी कि वो डंडी वाली मात्रा। तो आपको वो डंडी वाली मात्रा लगा देनी चाहिए। कहीं आप कॉमा लगाइए, कहीं आप विस्मयादि वाला चिन्ह लगाइए। अगर प्रश्न पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। तो इस तरह से अलग अलग विराम चिन्हों का उपयोग आपको निबंध लिखते समय करना चाहिए, इससे आपको अच्छे अंक मिलते हैं। और 10वां, और ये हमारा अंतिम है, कि निबंध की लिखावट साफ और सुंदर होनी चाहिए। यानी हम जो भी निबंध लिखते हैं, एक या एक से ज्यादा पेज, उसमें हमारा जो हैंडराइटिंग है वो साफ सुथरी होनी चाहिए। पूरी कोशिश कीजिए जब भी आप निबंध लिखते हो कभी भी उसमें कटविट मत कीजिए। जितना आप साफ सुथरा लिखोगे उतने ही अच्छे अंक आपको प्राप्त होते हैं। आइए अब देखते हैं निबंध के प्रकार। ये देखिए आपके सामने आ चुका है। पहला होता है आत्मकथनात्मक, लिख लीजिए इसे आप लोग। दूसरा है कल्पनात्मक निबंध। तीसरा वैचारिक निबंध। चौथा वर्णनात्मक निबंध। और 5वां होता है व्योमनात्मक निबंध। तो माना जाता है इस प्रकार निबंध के 5 प्रकार होते हैं: आत्मकथनात्मक, कल्पनात्मक, वैचारिक, वर्णनात्मक, व्योमनात्मक। अब ये सभी निबंध के जो प्रकार हैं हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे इनमें से पहला वाला आत्मकथनात्मक। आत्मकथनात्मक का मतलब होता है आत्मकथा लिखना। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आत्मकथनात्मक, यानी कि अपना पहला निबंध। ये देखिए, आत्मकथनात्मक। आत्मकथनात्मक का मतलब होता है आत्मकथा। ये देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है। इसमें किसी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति की जगह पर खुद को रखा जाता है। ना देखिए इस जैसे कैसे कैसे टॉपिक पूछे जा सकते हैं। पहला है एक पेड़ की आत्मकथा। दूसरा मुरझाए फूल की आत्मकथा। तीसरा फटी पुस्तक की आत्मकथा। और अंतिम है एक घायल सैनिक की आत्मकथा। तो यहाँ पर मैंने सजीव और निर्जीव यानी कि लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग दोनों को यहाँ दर्शाया है। जैसे मैंने पेड़ भी बताया है तो पुस्तक भी बोला है, इंसान भी यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो अब जब हम आत्मकथा लिखते हैं तो सबसे पहले हमारा जो परिभाषा है वो क्या कहती है कि आप किसी भी मुद्दे को लेकर जब आप आत्मकथा लिखते हो, जैसे मान लो आप पेड़ के बारे में आत्मकथा लिख रहे हैं, तो खुद को समझिए कि आप वो पेड़ हो और आप अपनी वो कहानी किसी को सुनाना चाहते हो। तो कभी भी निबंध में, आत्मकथा में ये मत लिखिए कि एक पेड़ था, ऐसा लिखिए कि मैं एक पेड़ बोल रहा हूं। यानी आपको मैं शब्दों का इस्तेमाल करना है और खुद को पेड़ समझकर अपने बचपन से लेकर आपके अंत तक का जो समय है वो आपको एक दूसरे को, सामने वाले को सुनाना रहता है। तो आई होप आपको ये आत्मकथा समझ में आ गई होगी कि इसमें हम खुद को एज्यूम करते हैं कि हम वो चीज है, कि हम वही व्यक्ति हैं। अगर जैसे हम मान लो एक घायल सैनिक की आत्मकथा लिख रहे हैं तो मान के चलो कि वो सैनिक आप हो और आज आप बहुत घायल हो चुके हो, मरने की अवस्था में आ गए हो और आप किसी को पुकार कर अपनी कहानी उसे सुना रहे हो। आशा करती हूँ आपको ये आत्मकथा समझ में आ गई होगी।